दोस्तों, डिकोड एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे मॉक टेस्ट जो कि आपके यूपीपीसीएस प्रीलिम्स और आरओ एआरओ दोनों परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ। क्लास में अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को देना चाहूंगी यूपीपीसीएस फाउंडेशन कोर्स 2025 के बारे में। इस फाउंडेशन कोर्स में हम एंटायर सिलेबस को कवर करेंगे। यहाँ पर आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों के सिलेबस को कवर किया जाएगा। आपको नोट्स प्रोवाइड की जाएगी मेंस के भी और प्रीलिम्स के भी। सीसैट भी कवर कराया जाएगा प्रीलिम्स का जो है आपका। साथ ही साथ किस तरीके से आपको अपने मेंस में आंसर लिखना है ये भी मैं बताऊंगी आपको, ठीक है। आपको और टीचर्स भी बताएंगे। तो क्लास अगर इस कोर्स से रिलेटेड आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए अब आज की क्लास का हम अपना पहला प्रश्न देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। अगर आपको समय की आवश्यकता होगी तो आप वीडियो को पॉज करके आराम से समय भी ले सकते हैं। यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित घटनाओं को पर विचार कीजिए और उन्हें काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले कर्जन वाइली की हत्या की बात दी गई है। खुदीराम बोस को मृत्युदंड देने की बात की गई है। बाल गंगाधर तिलक द्वारा केसरी समाचार पत्र प्रारंभ करने की बात की गई है। और फिर अब्दुल कलाम आजाद द्वारा अल हिलाल समाचार पत्र का प्रारंभ। तो आपको इन्हें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। तो क्लास थोड़ा सा बड़ा प्रश्न है और थोड़ा सोचने वाला प्रश्न है, तो इसमें आप थोड़ा अपना समय जरूर लीजिए, ठीक है। तो समय लीजिए अपना, फिर उत्तर बताइए। मैं आपको अभी इस प्रश्न को समझाऊंगी कि आप किस तरीके से चीजों को मेमोराइज कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जब हम बात करते हैं लॉर्ड कर्जन वाइली की हत्या की बात कर रहे हैं, खुदीराम बोस को मृत्युदंड की बात कर रहे हैं, बाल गंगाधर तिलक द्वारा केसरी की बात कर रहे हैं और अब्दुल कलाम आजाद के हिलाल समाचार की बात कर रहे हैं। तो इन सब में जो सबसे पहला इवेंट हुआ था वो हुआ था केसरी, ठीक है। केसरी जिसको कि बाल गंगाधर तिलक ने लिखा था। किस ईयर में लिखा था अगर हम देखेंगे तो 1881 में, याद रखिएगा 1881 में। अब आपको दिमाग में ये होना चाहिए कि केसरी और मराठा के संपादक कौन है, किसके द्वारा केसरी और मराठा पब्लिश किया गया था न्यूज़पेपर, तो बाल गंगाधर तिलक द्वारा, ठीक है। केसरी जो थी वो उन्होंने किसमें लिखी, किस लैंग्वेज में, मराठी लैंग्वेज में, और मराठा जो था वो इंग्लिश में लिखा गया था उनके द्वारा। तो ये 1881 का समय है, बिफोर इंडियन नेशनल कांग्रेस के फॉर्मेशन की, ठीक है। तो याद रखिएगा आईएनसी के बनने के पहले ही 1881 की बात हो रही है यहाँ पर। चलिए अब इसके बाद हम अगर देखेंगे तो खुदीराम बोस की बात आएगी, उनके मृत्युदंड की बात आएगी। तो खुदीराम बोस को मृत्युदंड कब दिया गया था, 1908 में। याद करिए, मैंने आपको बताया था 1908 की एक घटना जिसमें कि खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी दोनों इन्वॉल्व थे, ठीक है। खुदीराम बोस को पकड़ लिया जाता है, बाद में इनको फांसी दे दी जाती है और कम उम्र में सबसे पहली बार फांसी भी इन्हीं को मिली थी खुदीराम बोस को, बहुत यंग एज के थे ये। तो 1908 का समय है ये। यहाँ पर अगर हम कर्जन वाइली की बात करेंगे, कर्जन वाइली की बात की गई है, उनको मृत्युदंड कब दिया गया है, उनकी हत्या कब की गई है, सॉरी, तो ये 1909 में इनकी हत्या की गई है ढिंगरा द्वारा, ये याद रखिएगा। यहाँ पर खुदीराम बोस वाला जो केस था उसको हम मुजफ्फरपुर केस के नाम, कॉन्स्पिरेसी केस के नाम से भी जानते हैं। अब अब्दुल कलाम आजाद ने अल हिलाल कब स्टार्ट किया था, तो ये 1912 में। तो यहाँ पर अब हम अरेंज करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं आपका क्या हो जाएगा, थर्ड। तो देखिए थर्ड सबसे पहले यहाँ दिया है, यहाँ दिया है। इसके बाद अगर हम देखेंगे तो आपका ऑप्शन सेकंड हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा खुदीराम बोस वाला। फिर उसके बाद कर्जन वाइली वाला और लास्ट में अल हिलाल अब्दुल कलाम आजाद द्वारा। तो ए आपका सही उत्तर हो गया, यहाँ पर याद रखिएगा क्लास। अब क्लास हम कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। जैसे केसरी, देखिए अभी हमने डिस्कस किया बाल गंगाधर तिलक ने इसको प्रारंभ किया था, किस लैंग्वेज में, मराठी लैंग्वेज में। अब बाल गंगाधर तिलक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो कि आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, उन फैक्ट्स को हम देखते हैं। सबसे पहले आपको पता है ये गरम दल के नेता थे। जब भी हम गरम दल की बात करते हैं, हम एक्सट्रीमिस्ट की बात करते हैं, तो हम बाल, पाल, लाल, याद रहेगा आपको, बाल, पाल और लाल, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक, ये एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे।
परीक्षा में पूछा जाता है किस एक्सट्रीमिस्ट लीडर ने कभी भी इंडियन नेशनल कांग्रेस को प्रिसाइड नहीं किया, इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं की, तो आप क्या उत्तर देंगे? बाल गंगाधर तिलक का नाम आप बताएंगे। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक को 1908 में, याद रखिएगा, इन पे सेडिशन का चार्ज लगाकर इनको 6 साल के लिए जेल में बंद कर दिया गया था बर्मा में। ठीक है, सेडिशन का चार्ज लगाया गया था इन पे 1908 में, तो उसके बाद ये 6 साल के लिए जेल में चले गए थे। फिर एक प्रश्न बनता है कि होम रूल मूवमेंट से रिलेटेड, होम रूल मूवमेंट किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? तो दो लोगों का नाम हम याद रखते हैं, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट का। इन्होंने होम रूल मूवमेंट कब स्टार्ट किया था? 1916 में, याद रखिएगा। और 1916 में ही बाल गंगाधर तिलक ने क्या कहा था? स्वराज इज माई बर्थ राइट, ठीक है, एंड आई शैल हैव इट। ये भी इसी समय दिया था इन्होंने जब बेलगांव में इसका सेशन हो रहा था, ये भी याद रखिएगा आप, कर्नाटक में। ठीक है, एनी बेसेंट का जो होम रूल मूवमेंट था वो कहां पे था? मद्रास में था, ये भी आपको याद रखना है। तो यहां पर इतने पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए। अच्छा, एक चीज और, फादर ऑफ अनरेस्ट इंडिया किसको कहा गया है? बाल गंगाधर तिलक को कहा गया है। फादर ऑफ अनरेस्ट इंडिया बाल गंगाधर तिलक को किसने कहा है? वैलेंटाइन सिरोल ने कहा है। ठीक है, ये भी याद रखना है। लोकमान्य किसको बोला गया? बाल गंगाधर तिलक को बोला है। लोकमान्य, इनको ये उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा दी गई थी। तो यहाँ पर जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे बाल गंगाधर तिलक से रिलेटेड आपकी परीक्षा में पूछे गए, वो सारे फैक्ट्स मैंने आपको रिवाइज करवा दिए हैं। ठीक है, इन सारे फैक्ट्स से क्लास आपके परीक्षा में प्रश्न बने हैं। अगर आप पास्ट ईयर्स के पेपर्स को उठाएंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा ये सारे फैक्ट्स। यहाँ पर 1908 वाला समय भी याद रखेंगे जब इन पे सेडिशन का चार्ज लगाकर केसरी में इन्होंने कुछ पब्लिश किया था, उसी के चलते इनको पे सेडिशन का चार्ज लगाकर इनको अरेस्ट कर लिया गया था। फिर 1916 में ये फिर एक्टिव होते हैं, जब 1916 में लखनऊ पैक्ट होता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, लखनऊ पैक्ट जब होता है ना, किसके किसके बीच में? इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में। याद रखिएगा, पूछा जाता है 1916 का समय। और किसका बहुत बड़ा योगदान था लखनऊ पैक्ट में? बाल गंगाधर तिलक का योगदान था, जिन्ना का योगदान था। तो ये भी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए, इतनी चीजें हमने डिस्कस की। अब यहाँ पर खुदीराम बोस वाला 1908 आप याद रखेंगे। ठीक है, और यहाँ पर कर्जन वाइली की हत्या अगर हम बात करेंगे 1909। अब ये देखिए 8 और 9 का समय है, और 1909 में एक बहुत ही बड़ा एक्ट आपका आया था जिसको कि हम क्या बोलते हैं? मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। तो अब आपको दिमाग में रहेगा ना कि मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म के पहले खुदीराम बोस वाला इंसिडेंट हुआ है 1908 में। ठीक है, और 1909 के ही समय में आपकी जो वाइली है, कर्जन वाइली है, उनकी हत्या भी की गई है, ये भी याद रखना है। अब 1909 के एक्ट में एक फैक्ट है। ठीक है, 1909 के एक्ट में एक फैक्ट है, वो भी मैं आपको जल्दी से रिवाइज करा दूं। परीक्षा में पूछा जाता है कि पृथक निर्वाचन की बात, सेपरेट इलेक्टोरेट की बात, ठीक है, मुस्लिम्स के लिए किस एक्ट में की गई थी? तो आप क्या बताएंगे? मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म में, जिसको कि 1909 का रिफॉर्म हम कहते हैं। याद रहेगा ना, पृथक निर्वाचन की बात मुस्लिम्स के लिए, सेपरेट इलेक्टोरेट की बात मुस्लिम्स के लिए किस एक्ट में किया गया था? मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म में किया गया था, ये भी याद रखिएगा। इसी तरीके से एक और एक्ट था 1919 का, वो भी एक बार मैं आपको रिवाइज करा दूं। देखिए क्लास, जितने भी प्रश्न आपकी परीक्षा में बने हैं उनको मैं ओरली आपको रिवाइज करा रही हूँ। तो अगर आपने पहले से पढ़ा होगा तो आप खुद रिवाइज कर पा रहे होंगे, आपको समझ में आ रहा होगा कि मैम कितने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बता रही हैं। अब 1919 से भी रिलेटेड एक और चीज मैं आपको बताऊंगी, फिर इससे ज्यादा नहीं टाइम लूंगी आपका। 1919 में भी हमने सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की है, पृथक निर्वाचन की बात की है, लेकिन किन के लिए की है? तो सिख के लिए की है, याद रखिएगा, एंग्लो इंडियंस के लिए की है, इंडियन क्रिश्चियंस के लिए की है, और यूरोपियंस के लिए की है। पृथक निर्वाचन की बात 1919 में, जिसको कि हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म कहते हैं। ठीक है, और 1909 में हमने मुस्लिम्स के लिए पृथक निर्वाचन की बात की थी। इतनी चीजें क्लियर हो गई होगी। और अब आपको याद रहेगा 1909 का समय है जब कर्जन वाइली की हत्या हुई है, और 1908 में खुदीराम बोस को फांसी दी गई है। अब्दुल कलाम आजाद द्वारा अल हिलाल समाचार 1912 में प्रारंभ किया गया है। ये सारे फैक्ट्स याद रखिएगा। बाल गंगाधर तिलक से रिलेटेड जो भी फैक्ट्स मैंने आपको बताए हैं वो भी आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। यहां पर भी क्या करना है? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही आपको अरेंज करना है। तो ध्यान से देखिएगा, यहां पर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में
सबसे पहले एस्टैब्लिशमेंट ऑफ गदर पार्टी बाय लाला हरदयाल। परीक्षा में पूछ लेता था गदर पार्टी का एस्टैब्लिशमेंट किसने किया है, तो आप बताते थे लाला हरदयाल ने, ठीक है। फिर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले, पेपर में पूछा जाता है, आप बताते हैं, ठीक है। पब्लिकेशन ऑफ हिक्स बंगाल गैजेट, तो देखिए ये भी हमने डिस्कस किया है ना कि बंगाल गैजेट जो है वो पहला न्यूज़पेपर था जो भारत में पब्लिश हुआ था, किसके द्वारा, जेम्स हिक के द्वारा। फिर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ बंगाल एशियाटिक सोसाइटी बाय सर विलियम जोन्स, ठीक है। बंगाल एशियाटिक सोसाइटी का फाउंडर कौन था, तो सर विलियम जोन्स, आप बता देते। ये सारे 1 2 3 4 ये सारे अपने अलग अलग प्रश्न थे, ठीक है, पहले पूछे गए प्रश्न थे ये, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो। लेकिन अब एग्जामिनर ने क्या किया, कहा कि इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आप अरेंज करिए। तो अब आप मुझे बताइए, क्या आपको सारे इवेंट्स के ईयर याद रह सकते हैं, तो नहीं पॉसिबल है क्लास। मैंने आपसे बोला ना, नहीं पॉसिबल है, आपको सारे ईयर्स नहीं याद रह सकते हैं। लेकिन हाँ, आपके दिमाग में एक सीक्वेंस रह सकता है। जैसे हम लोग कभी कोई मूवी देखने जाते हैं तो पूरी मूवी अगर हम देखे रहते तो हमको ये पता रहता कि पहले हीरो ने मारा, फिर उसके बाद हीरो ने मार खाया, फिर उसके बाद ऐसे ऐसे हुआ, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर देखें तो गदर पार्टी लाला हरदयाल, हम पढ़ते हैं गदर पार्टी लाला हरदयाल 1913 का समय था। गदर आंदोलन की भी बात करते हैं, गदर मूवमेंट की, जिसमें सोहन सिंह भाकना की हम बात करते हैं। ये सब पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। कामागाटा मारू प्रकरण की हम बात करते हैं। तो ये कौन सा समय चल रहा है, ये 1913 का समय चल रहा है, ठीक है। इस तरीके से आप थोड़ा सोच सकते हैं। फिर उसके बाद गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले की अगर हम बात करें तो गोपाल कृष्ण गोखले का जो ज्यादा रोल था वो आप देखेंगे मॉडरेट फेज में था, नरम दल में था ना, जब इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन होता है। जैसे पेपर में पूछता है कि गांधी जी को किसने बोला था कि 1 साल तक भ्रमण करो, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से मत अटैच होना, या फिर पूछता है कि गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु हम किसको मानते हैं, तो गोपाल कृष्ण गोखले को मानते हैं। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस में स्टार्टिंग का समय है तो 1905 का समय होगा ये, ठीक है। 1905 में ही अगर हम देखेंगे तो गोपाल कृष्ण गोखले ने इंडियन नेशनल कांग्रेस को प्रिसाइड भी किया था, आईएनसी को ना। तो यहां पर हम लिख सकते हैं 1905 का समय है, 1900 से 1905 का समय है। हम एक गेस कर रहे हैं, ठीक है क्लास। ये चीज आपको समझना पड़ेगा कि हम टाइमलाइन कैसे डिसाइड कर रहे हैं। पब्लिकेशन ऑफ जेम्स हिकी बंगाल गैजेट दिया गया है। फिर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की बात की गई है। तो देखिए ये दोनों चीजें जो है ना वो 1700 के समय की है, वो 1700 के समय की है, ऐसे आपको याद रह सकता है। तो अब आप करेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा, थर्ड और फोर्थ जो होगा वो पहले होगा और फर्स्ट और सेकंड बाद में होगा। तो देख लेते हैं थर्ड और फोर्थ किस में पहले दिया है, ठीक है, और ये आपका लास्ट में होगा, ठीक है। तो यहां से आप इसको और इसको कर सकते हैं, इसको आप एलिमिनेट कर देंगे, ठीक है। अब यहां पर आपको पता है कि सेकेंड जो है वो पहले होगा और फर्स्ट बाद में होगा, फर्स्ट सबसे बाद में होगा। तो देखिए फर्स्ट यहां पर आपको सबसे बाद में दिख रहा है ना, फर्स्ट सबसे बाद में दिख रहा है ना। ये तो मैं आपको गेस करने का बता रही हूँ, मुझे तो एग्जैक्ट ईयर याद है। अभी मैं आपको बता सकती हूँ कि ये 1780 में और ये 1784 में आपका बना था। ये अब आपको याद हो गया है, अब याद कर लीजिएगा। तो मैं बस आपको एक तरीका बता रही थी कि किस तरीके से, अगर आपको एग्जैक्ट ईयर भी नहीं याद है तो आप थोड़ा टाइमलाइन को सोच के कि बंगाल गैजेट की बात करें, एशियाटिक सोसाइटी की बात करें, तो ये सब तो 1700 समय की है, मतलब उस समय की है। और लाला हरदयाल की बात करें तो ये 1913 का समय हो गया, 1905 के समय में गोपाल कृष्ण गोखले हैं। तो आप आराम से इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। यहां पर आप देखेंगे तो 1718 में पब्लिकेशन ऑफ बंगाल गैजेट जेम्स हिक के द्वारा हुआ है, तो सबसे पहले थर्ड हो जाएगा। फिर उसके बाद आपका 1784 में बंगाल एशियाटिक सोसाइटी का फॉर्मेशन हुआ है, तो फोर्थ हो जाएगा। फिर उसके बाद सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले 1905 और ये 1913, तो बी आपका सही उत्तर हो गया, ठीक है। यहां पर कौन सा सही उत्तर है आपका क्लास, बी। अब हम एक बार देख भी लेते हैं, बी सही उत्तर है। ये चीज क्लियर हो गई। चलिए मैंने आपको सही टाइमलाइन बताई, ये और ये। अब देखिए 1913 में गदर पार्टी लाला हरदयाल, उसी समय आप याद रखेंगे ना गदर मूवमेंट का भी, वो भी 1913, ठीक है। सोहन सिंह भाकना का नाम आप याद रखेंगे और आपको क्या याद रखना है, कहां पर हेडक्वार्टर था, सैन फ्रांसिस्को में था, ये भी परीक्षा में पूछा जाता है। कामागाटा मारू प्रकरण की बात करेंगे तो वो भी इसी समय था, ठीक है। 1905 की अगर हम बात करेंगे
तो 1905 से रिलेटेड फैक्ट्स आपको क्या क्या याद रखने हैं? पहला तो आपको हमेशा से याद है कि बंगाल का विभाजन हुआ था, पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था। कौन था वाइसरॉय? लॉर्ड कर्जन था। ठीक है। फिर अगर आपसे पूछेगा इसी समय इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1905 में एक सेशन हुआ था, कहां पर हुआ था? बनारस में हुआ था। किसने प्रिसाइड किया था? गोपाल कृष्ण गोखले ने प्रिसाइड किया था। और स्वदेशी रिजोल्यूशन पास किया गया था, ये भी याद रखेंगे। 1905 वाला गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा प्रिसाइड किया गया था। 1906 की अगर हम बात करेंगे तो 1906 को किसने प्रिसाइड किया था इंडियन नेशनल कांग्रेस को? दादा भाई नरोजी ने, जिनको कि हम ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से भी जानते हैं। द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये किसके द्वारा लिखी गई है? दादा भाई नरोजी द्वारा लिखी गई है। ठीक है, ये भी याद रखना है आपको। एक बार ईयर देख लीजिएगा, शायद 1901 में लिखी गई है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसको जरूर देख लीजिएगा क्योंकि अब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो पूछा जा सकता है, ये भी याद रखना है। अच्छा, 1906 में जब दादा भाई नरोजी ने कोलकाता में इंडियन नेशनल कांग्रेस को प्रिसाइड किया था तो उन्होंने एक रिजोल्यूशन पास किया था, जिस रिजोल्यूशन में 4 बातें कही गई थी। स्वदेशी की बात कही गई थी, ये आपके परीक्षा में यूपीएससी में पूछा गया था। स्वदेशी की बात की गई थी, स्वराज की बात की गई थी, याद रखिएगा। ठीक है, बाइकॉट की बात की गई थी, और किसकी बात की गई थी? और नेशनल एजुकेशन की बात की गई थी। तो जो रिजोल्यूशन पास हुआ था उसमें 4 चीजों को अपनाने की बात की गई थी, स्वराज, स्वदेशी, बाइकॉट और नेशनल एजुकेशन को प्रमोट करने की बात की गई थी। 1906 का समय हो गया। अब लास्ट चीज और बताऊंगी, 1907 का समय। 1907 का समय बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि सूरत स्प्लिट होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा, सूरत स्प्लिट होता है, जो मॉडरेट से जो नरम दल है और गरम दल में विभाजन हो जाता है। ठीक है, और इसको प्रिसाइड कौन करता है परीक्षा में अगर आपसे पूछेगा तो आप बताएंगे रास बिहारी घोष। तो इतनी चीजें क्लियर हो गई होगी। तो यहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए जो कि परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। क्लास जरूर याद रखिएगा, बंगाल एशियाटिक सोसाइटी का फॉर्मेशन आपका 1784 में हुआ है, क्योंकि कई बार परीक्षा में पूछा जा रहा है और इस तरीके के प्रश्न अब आपके परीक्षा में बन रहे हैं, अगर डिफिकल्ट बनाना होगा तो प्रश्न को। चलिए अब इस प्रश्न को अब हम देखते हैं। यहाँ पर आपका क्या दिया गया है, ध्यान से देखिएगा क्लास। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उनको कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, यहाँ पर हमको इन्हें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। तो सबसे पहले लॉन्चिंग ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम की बात की गई है। ठीक है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की, फिर उसके बाद प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की बात की गई है, और फिर की विलेज स्कीम की शुरुआत की बात की गई है, और जिला ग्राम विकास अभिकरण की जिला स्तर पर स्थापना की बात की गई है। तो हमें इन्हें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। आज आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे, अभी तक हम जितने भी प्रश्न डिस्कस कर रहे हैं वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से रिलेटेड है। जानबूझ के आज की क्लास में मैंने इस तरीके के प्रश्न लाए हैं। देखिए क्लास, पहले जो परीक्षा में जो प्रश्न बनते थे वो आपके डायरेक्ट बनते थे। अभी हमने देखा जैसे गदर पार्टी लाला हरदयाल, गदर मूवमेंट सोहन सिंह भाखना, कहां पर? सैन फ्रांसिस्को में। इसी तरीके से 1905 का जो बंगाल विभाजन था, ठीक है, वो किसके समय में हुआ था? लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। तो प्रश्न डायरेक्ट बनते थे, लेकिन अब जो प्रश्न पूछने का तरीका है वो कुछ इस तरीके का आपके परीक्षा में देखा जा रहा है कि इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। तो जब ऐसे प्रश्न बनते हैं तो प्रश्न डिफिकल्ट भी हो जाते हैं परीक्षा के लिए। ठीक है, और आप लोग प्रेशर में रहते हैं तो आप उस समय उतना सोच भी नहीं पाते हैं। तो कई बार हम जान के भी आंसर सही टिक नहीं लगा के आ पाते हैं, गलती हो जाती है हमसे। लेकिन मैं आपको एक बात बोलूंगी कि सारे ईयर्स याद करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन एक सीक्वेंस आपको समझना जरूरी है हर चैप्टर का। अगर आपको वो सीक्वेंस समझ में आ गया तो आप आराम से प्रश्नों को हल कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर भी अगर हम देखें तो हम किस तरीके से सोच सकते हैं ये मैं आपको बताऊं। सबसे पहले कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम की बात की गई है। अब मैं ये मान के चल रही हूँ कोई भी सिंसियर स्टूडेंट है जो ढंग से पढ़ाई कर रहा है, उसने पंचायती राज इंस्टीट्यूशन वाले चैप्टर को जब पढ़ा होगा तो उसमें सबसे पहले कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम की ही बात आती है और उसके सामने लिखा रहता है 1952। यहां पर भी हम क्या लिखने जा रहे हैं? 1952, याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद आपका हम बात करते हैं पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में बलवंत राय मेहता कमेटी की। ठीक है, और बलवंत राय मेहता कमेटी ने क्या सजेशन दिया था? डिसेंट्रलाइजेशन की बात की थी, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन की, प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की बात की थी।
कब? 1957 में। तो ये चीज क्लियर हो गई। अब हमको पता है कि ऑप्शन 1 के बाद ऑप्शन 2 होगा आपका, ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। अच्छा, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में ही हम बात करते हैं 1957 में, एक बार रिवाइज करा दूं आपको, बलवंत राय मेहता कमेटी की, ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रही हूं ताकि ज्यादा समय ना बर्बाद हो। फिर इसी के 10 साल बाद 1977 में हम अशोक मेहता कमेटी की बात करते हैं, अशोक मेहता कमेटी की। फिर 1985 का समय आता है और 1986 का समय आता है। यहां पर हम जीवीके राव कमेटी की बात करते हैं और 1986 में हम एल एम सिंघवी कमेटी की बात करते हैं। आपके परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड जो कमिटीज हैं उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करिए, तो आप इस तरीके से अरेंज कर देंगे। अभी तक पूछा जाता था कि किसने डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन की सबसे पहले बात की, तो आप तुरंत बता देते थे बलवंत राय मेहता कमेटी की, लेकिन अब ऐसे पूछा जाता है प्रश्न, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर एक और प्रश्न जो बनता है वो भी मैं रिवाइज करा दूं कि बलवंत राय मेहता कमेटी ने 3 टायर सिस्टम की बात की थी और अशोक मेहता कमेटी ने 2 टायर सिस्टम की बात की थी, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। और अगर पूछा जाए कि संवैधानिक दर्जा किसके थ्रू मिला, किस कमेटी की रिकमेंडेशन पे, तो वो आपका एल एम सिंघवी कमेटी थी, ये भी आपको याद रखना है। चल, अब इतने पॉइंट्स हमने रिवाइज किए। अब इनिशिएशन ऑफ विलेज स्कीम्स की अगर हम बात करेंगे तो ये भी आपका कौन सा समय है? 1957 का समय है, याद रखिएगा। सेटिंग अप ऑफ डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी, ये 1999 का समय है। देखिए, इतनी चीजें आपको पता होना चाहिए। यहां पर अब ये चीज क्लियर है कि पहले के बाद ही दूसरा आएगा, पहले के बाद दूसरा हम देखें तो पहले के बाद दूसरा इसमें भी दिया गया है, इसमें भी दिया गया है और इसमें नहीं दिया गया है, तो ये दोनों ऑप्शन आपके कट हो गए। अब आप 50% पे खेलेंगे। अब 50% पे जब हम देखेंगे तो पहले की विलेज स्कीम आई थी, अगर आप ढंग से पढ़ेंगे, उसके बाद आपका बलवंत राय मेहता कमेटी की रिपोर्ट में हमने रिकमेंडेशन ऑफ डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन की बात की थी। तो यहां पर आपका सही उत्तर हो जाएगा क्या? आपका सही उत्तर हो जाएगा सी, ठीक है, याद रखिएगा। यहां पर गलती से मैंने ये लिख दिया है, इसको 1952 करिए। ये जो की विलेज स्कीम है ये 1952 में आई थी, ठीक है, ये उस समय आई थी जब हम कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम की बात करें, उसके पहले की विलेज स्कीम थी, ये चीज याद रखिएगा। फिर कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम आया, फिर उसके बाद आपका डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन आया और फिर यहाँ पर आपका रूरल डेवलपमेंट की बात की है हमने। तो सी आपका सही उत्तर है। एक बार हम इसको मैच भी कर लेते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। देख लेते हैं क्लास, मैच करिए। यहाँ पर देखिए, की विलेज स्कीम की अगर हम बात करें तो ये अगस्त 1952 में आई थी, ठीक है। फिर हमने बात किया कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो याद रहेगा 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन, ठीक है। 1957 में यहाँ पर हमने प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की बात की और फिर हमने जिला ग्राम विकास अभियान की बात 1999 में की। इतनी चीज क्लियर हो गई होगी आपको। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उन्हें कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पर भी वही चीज आपसे पूछ ली गई है। तो सिक्किम के मर्जर की बात की गई है, झांसी की, पंजाब की और बर्मा की। तो आप थोड़ा समय ले लीजिए क्लास यहाँ पर, फिर आराम से अपने उत्तर को दीजिएगा। यहाँ पर हमने कई प्रश्न आज देखे हैं जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बोला गया है आपको अरेंज करने को, और ये प्रश्न रिसेंट के हैं, आपके परीक्षा में पूछे गए। तो इसीलिए ध्यान से अब पढ़ना शुरू करिए अगर आपने नहीं पढ़ा है इस तरीके से। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं। मर्जर ऑफ पंजाब की अगर हम बात करेंगे तो ये 1849 में हुआ है, ठीक है। मर्जर ऑफ सिक्किम की अगर हम बात करेंगे तो ये 1850 में हुआ है, ठीक है। मर्जर ऑफ बर्मा की अगर हम बात करेंगे तो ये 1852 में, और मर्जर ऑफ झांसी की अगर हम बात करेंगे तो ये 1853 में। अब आप इसको अरेंज करिए, अरेंज करिए क्लास यहाँ पर 1 2 3 4 को। तो सबसे पहले आपको क्या उत्तर मिलेगा? सबसे पहले थर्ड वाला होगा ना, थर्ड वाला एक ही जगह आपको दिया गया है। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? उसके बाद 1 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा। तो बी आपका सही उत्तर है, याद रखिएगा इसको। हम अपने आंसर को एक बार चेक भी करते हैं। यहाँ पर बी देखिए, यहाँ पर क्या दिया गया है? सिक्किम का विलय 1850 में हुआ है, पंजाब का विलय 1849 में हुआ है, बर्मा का विलय 1852 में हुआ है, झांसी का 1853 में, जो कि आपके परीक्षा में कई बार पूछा गया है। तो यहाँ पर याद रखेंगे आप लोग। चलिए
अगला प्रश्न अब हम देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट्स एंड अरेंज देम इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो चलिए फिर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करने की बात कर दी गई है। अब देखिए, गांधी इरविन पैक्ट, कम्युनल अवार्ड, पूना पैक्ट और दांडी यात्रा दी गई है यहाँ पर। ठीक है, पूना पैक्ट। चलिए अब देखिए क्लास, यहाँ पर अगर आपको एग्जैक्ट ईयर नहीं याद है लेकिन आपको एक स्टोरी के फॉर्म में सीक्वेंस पता है तो आप आराम से कर सकते हैं। आप याद रखिए कि दांडी मार्च जब स्टार्ट हुआ था तो उसके बाद ही तो नमक सॉल्ट टैक्स को गांधी जी ने ब्रेक किया, एक मुट्ठी नमक बनाकर, और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत की। जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भारत में स्टार्ट हुआ था तो उस समय फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है इंग्लैंड में, ये चीज क्लियर है, जिसमें कि इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टिसिपेट नहीं करती है, ये भी चीज क्लियर होगी आपको। तो वहां पर ये बात होती है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस भारत में इस समय बहुत बड़ी पार्टी है तो उसका राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करना बहुत ही जरूरी है, इसलिए इंडियन नेशनल कांग्रेस को भी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बुलाया जाए, जिसके चलते क्या होता है, गांधी इरविन पैक्ट होता है ना। गांधी इरविन पैक्ट में डिसाइड होता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जा रही है, गांधी जी की ये बातें सुन ली जाए, मान ली जाए, ठीक है, कुछ बातें रखी जाती है तो पैक्ट साइन हो जाता है। इसके बाद इरविन की जगह विलिंगटन आ जाता है जब सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का समय आता है। गांधी जी सरोजनी नायडू के साथ जाते हैं सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने, वहां बैठते हैं, आईएनसी को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन वहां पर कम्युनल अवार्ड की बात कर दी जाती है, जिससे गांधी जी को जो चीज नहीं अच्छी लगती है, उनको लगता है फिर हम डिवाइड एंड रूल की बात कर रहे हैं, तो वो भारत लौटते हैं तो उनको जेल में बंद कर दिया जाता है, ठीक है, और वहां पर वो आमरण अनशन करते हैं। और इधर बी.आर. अम्बेडकर और गांधी जी के साथ फिर पूना पैक्ट साइन किया जाता है। तो देखिए हमने सारी चीजों को स्टोरी में अरेंज कर दिया, भले हमको एग्जैक्ट ईयर नहीं याद है। तो अब देखिए आप यहाँ पर, अब आप मुझे बताइए क्या होगा यहाँ पर। सबसे पहले दांडी यात्रा स्टार्ट होगी, ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट होगा, ठीक है, तो ये सबसे पहले हो जाएगा। अब उसके बाद हम देखते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट होता है, इंडियन नेशनल कांग्रेस पहले आरटीसी में पार्टिसिपेट नहीं करती है फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, सेकेंड राउंड टेबल में कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने के लिए गांधी इरविन पैक्ट साइन होता है। उसके बाद गांधी जी कहां जाते हैं, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने जाते हैं, ठीक है, वहां पर कम्युनल अवार्ड की बात कर दी जाती है, ठीक है, जिससे कि गांधी जी बहुत ज्यादा दुखी होते हैं, वापस आते हैं, उनको जेल में बंद कर दिया जाता है, जेल में ही वो आमरण अनशन करने लगते हैं कम्युनल अवार्ड के खिलाफ, ठीक है। फिर उसके बाद गांधी जी और बी.आर. अम्बेडकर में एक पैक्ट साइन कराया जाता है जिसको कि हम पूना पैक्ट कहते हैं। तो 1 2 3 4, देखिए आप सीधे मार्क कर सकते हैं। चलिए हम देख लेते हैं, सबसे पहले 1 हो जाएगा, फिर उसके बाद क्या होगा, 4 है ना, 4, 1 के बाद 4, फिर उसके बाद 3, फिर 2, देख लीजिए डी आपका जो है वो सही उत्तर है। अब आपको अगर स्टोरी याद थी तो आपको एग्जैक्ट ईयर याद हो चाहे ना याद हो, किसको लेना देना, लेकिन अब आप यहाँ पर देख लीजिए दांडी मार्च 12 दांडी यात्रा सॉरी दांडी मार्च में 12 मार्च में स्टार्ट हुआ था 1930 में। गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। सांप्रदायिक घोषणा 1932 में सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, और वहां से आने के बाद पूना पैक्ट साइन होता है 24 सितंबर 1932, याद रखिएगा। चलिए इतनी चीज क्लियर हो गई ना क्लास, आशा करती हूं क्लास आपके लिए यूजफुल हो। Which of the following is not correctly matched? तो अब यहाँ पर क्रोनोलॉजिकल वाला क्वेश्चन खत्म होता है, हम और ऐसे क्वेश्चंस को अभी आने वाली क्लासेस में देखेंगे, उसकी चिंता आप नहीं करेंगे। यहाँ पर देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है बोला गया है, ठीक है, कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। कम बोझ हाटक, मैंने आपको कई बार बताया है कि बहुत ज्यादा बोझ है तो कुछ बोझ को हटा दो, तो हाटक, ठीक है, एकदम सही है। कम बोझ करो हटा दो, हटक, ठीक है। अस्मक पोतन, एकदम सही है, अस्मक का पोतन है, ठीक है। फिर कौशल का श्रावस्ती है, ये भी सही है, कौशल का श्रावस्ती है। सुरसेन की अगर हम बात करेंगे तो सुरसेन आपका कहाँ का है, मथुरा का है, यहाँ का नहीं है। मथुरा में थोड़ा सुर, भगवान का बांसुरी का सुर, ठीक है, तो आप याद रख सकते हैं। तो यहाँ पर सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। एक बार हम व्याख्या में देख भी लेते हैं इसको, देखिए सी आपका सही उत्तर है। अब परीक्षा में महाजनपद से रिलेटेड प्रश्न बनता है तो ध्यान से देखिएगा। काशी वाराणसी, ठीक है, कौशल श्रावस्ती, अंग चंपा, ठीक है, मगध राजगृह या गृहव्रज, वज्जी विदेह एवं मिथिला, मल कुशीनगर,
ठीक है, जहां पर गौतम बुद्ध को महानिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। चेंदी सुक्तिमती परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, ध्यान देना है आपको, परीक्षा में प्रश्न बनते हैं। फिर वत्स कौशंबी, कुरु इंद्रप्रस्थ, पांचाल अहिछत्र और काम्पिल दक्षिण पांचाल की। मत्स्य विराटनगर परीक्षा में पूछा गया था, मत्स्य की राजधानी क्या थी? विराटनगर थी। तो मछली एक विराट जानवर है, मत्स्य विराटनगर पूछा गया है। सुरसेन, मैंने आपको बताया सुर कहां लगता है? मथुरा में, ठीक है। अस्मक पोतन, गांधार तक्षशिला, कंबोज हाटक, याद रखिएगा। अवंती की बात करेंगे तो उत्तरी अवंती और उज्जैनी, और दक्षिण अवंती की महिष्मती, ये याद रखिएगा। उत्तरी अवंती का उज्जैनी और दक्षिण अवंती का महिष्मती, तो ये आपको याद रखना है, परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। अच्छा, हो सकता है परीक्षा में इन दोनों को इंटरचेंज कर दे। अच्छा, पढ़ा करिए ना, तो इस तरीके से भी पढ़ा करिए कि अब अगर इसी टॉपिक से एक नए प्रश्न को बनाना है तो किस तरीके से वो नया प्रश्न बन सकता है। तो इस तरीके से भी जैसे आपसे पूछा जा सकता है। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे एक चीज बताइए, होमवर्क दूंगी मैं आपको, कि 16 महाजनपदों में से कितने महाजनपद आपके उत्तर प्रदेश में हैं? यूपी स्पेशल का भी क्वेश्चन है, हिस्ट्री का भी। 16 महाजनपद में से कितने जो महाजनपद हैं वो आपके उत्तर प्रदेश में है, और उनका नाम लिखिएगा। जरूर ये होमवर्क करिएगा क्लास, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। Who among the following was the founder of United Indian Patriotic Association with सैयद अहमद खान? अब बताइए, सैयद अहमद खान और यूनाइटेड इंडिया पेट्रियोटिक एसोसिएशन की हमने कई बार बात की है, ठीक है। यहां पर आपको दिया गया है अब्दुल अजीज मोहम्मद अल हसन, राजा शिव प्रसाद और गोविंद दास। तो ए बी सी डी में से आपका सही उत्तर क्या होगा बताइए, परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। अब हम लोग हमेशा बात कर लेते हैं यूनाइटेड इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन, सर सैयद अहमद खान, लेकिन इनके साथ कौन थे? तो वो राजा शिव प्रसाद थे। सी आपका सही उत्तर है। ये आपके परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, ध्यान से देख लीजिए। यूनाइटेड इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने किया था। इसमें इनका सहयोग बनारस के राजा शिव प्रसाद ने किया था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न। हु अमंग द revolutionary leader attempted to assassinate Charles Taggart, the hated police commissioner of Kolkata? निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी नेता ने कलकत्ता से पूर्व पुलिस कमिश्नर चार्ल्स टेगार्ट की हत्या का प्रयास किया था? तो किसने किया था? सचिन नाथ सान्याल ने, राजेंद्र लहड़ी ने, चंद्रशेखर आजाद ने, या फिर गोपीनाथ साहा ने? ठीक है, तो बताइए क्लास, यहां पर आपको सही उत्तर क्या लगता है? यहां पर जो आपका सही उत्तर है वो है गोपीनाथ साहा, ठीक है, याद रखिएगा। तो बी आपका सही उत्तर है, ये आपकी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, तो ध्यान दीजिएगा। गोपीनाथ साहा एक बंगाली युवक क्रांतिकारी थे। कलकत्ता के पुलिस कमिश्नर चार्ल्स टेगार्ट के बढ़ते अत्याचार से क्षुब्ध होकर उन्होंने उसकी हत्या करने का प्रयास किया, लेकिन वो बच गया। बच भी जाते थे ये लोग। चलिए अब अगला देखते हैं। इन विच ईयर वॉज अकाउंटिंग सेपरेटेड फ्रॉम ऑडिटिंग एंड कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल टास्क ओनली रिमेन कन्फाइंड टू ऑडिटिंग द गवर्नमेंट अकाउंट? ठीक है, जो अकाउंटिंग था उसको कब वापस ले लिया गया? किस वर्ष में अकाउंटिंग को ऑडिटिंग से अलग किया गया तथा नियंत्रक एवं महालेखक लेखा परीक्षक का कार्य केवल सरकारी लेखा तक सीमित रख दिया गया? ये परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, तो बताइए कब? 1975, 1977, 1976 या फिर 1981? तो आपका सही उत्तर क्या होगा? यहां पर आपका जो सही उत्तर है वो है 1976, याद रखिएगा, ठीक है। सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। Who among the following hold his her office during the pleasure of president? तो बताइए, ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, कैग, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, स्पीकर ऑफ लोकसभा या फिर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? तो ए बी सी डी में से आपका सही उत्तर क्या होगा? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद ग्रहण करता है। अब लास्ट के 2 टेस्ट अगर आपने देखे होंगे तो तुरंत आपने आंसर लगा लिया होगा। मैंने आपको बताया था ना एडवोकेट जनरल के बारे में, कि एडवोकेट जनरल जो है वो अपनी पोस्ट को, उसके पास प्लेजर ऑफ ये रहता है ना, ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, वो अपने ऑफिस को होल्ड करता है। इसी तरीके से जब हम
केंद्र में बात करते हैं तो यहाँ पर हम अटॉर्नी जनरल की बात करते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। इनके अलाउंसेस क्या होंगे, रेन्यूमरेशन क्या होगा, ये सब भी कौन डिसाइड करेगा, प्रेसिडेंट ही डिसाइड करता है अटॉर्नी जनरल से रिलेटेड। तो डी आपका सही उत्तर है। यहाँ पर देख लीजिए आप 76 का 4th क्लॉज में अगर हम देखेंगे तो भारत का महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। जबकि अगर हम और लोगों की बात करें, कैग की बात करें, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बात करें, ठीक है, इन लोगों को अगर हटाना पड़ता है तो सेम प्रोसीजर है जो प्रोसीजर सुप्रीम कोर्ट के जजेस को हटाने का है, ठीक है, उस प्रोसीजर से हम इनको हटाते हैं। तो ये चीज याद रखिएगा, वही चीज लिखी है। जबकि नियंत्रक एवं महालेखक, लेखा परीक्षक तथा मुख्य निर्वाचन आयुक्त को केवल उसी रीति से उन्हीं आधारों पर हटाया जाएगा जिन आधारों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की बात की जा रही है। चलिए अगला प्रश्न, द ऑडिट रिपोर्ट ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इज एग्जामिन्ड बाय, ठीक है, किसके द्वारा एग्जामिन किया जाता है, तो बताइए एस्टिमेट कमिटी, पब्लिक अंडरटेकिंग कमिटी, पब्लिक अकाउंट कमिटी या फिर नन ऑफ द अबव। तो ए बी सी डी में से आपका सही उत्तर क्या होगा, जो कैग की रिपोर्ट है उसका परीक्षण कौन करता है, तो यहाँ पर आपका सही उत्तर जो होगा वो होगा लोक लेखा समिति, सी आपका सही उत्तर है, ठीक है। क्लास आपको पता है ना, लोक लेखा समिति की जब हम बात करते हैं तो इसमें जो 15 मेंबर्स होते हैं वो कहाँ से आते हैं, लोकसभा से आते हैं, और 7 मेंबर्स जो हैं वो कहाँ से आते हैं, राज्यसभा से आते हैं। टोटल कितने मेंबर्स होते हैं, 22 मेंबर्स होते हैं लोक लेखा समिति में। और ये क्या करता है, पब्लिक अकाउंट कमिटी कैग की रिपोर्ट को एग्जामिन करता है। एस्टिमेट कमिटी की अगर हम बात करेंगे तो सबसे बड़ी कमिटी जो है वो है एस्टिमेट कमिटी। इसमें कितने मेंबर्स होते हैं, इसमें 30 मेंबर्स होते हैं, और ये 30 मेंबर्स जो है वो कहां से आते हैं, लोकसभा से आते हैं। ये सारे आपका परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, तो इसीलिए मैंने आपको बता रही थी। चलिए यहां पर देख लेते हैं, सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, यहां पर आपको कोल फील्ड दी गई है, ठीक है, और इंडियन स्टेट्स दिए गए हैं और आपको मैच करना है। तो देखिए रणजीत घाटी, ठीक है, तंदूर, वरोरा और ललमटिया, ठीक है, ललमटिया। तो अब आपको बहुत ढेर सारे कोल्ड फील्ड्स याद करने हैं जो परीक्षा में पूछे गए हैं। यहाँ पर जो मेरे दिमाग में एक दो ऐसे ट्रिक्स हैं जो हो सकता है आपको एग्जाम में याद आ जाए तो आप सही टिक लगा लें, नहीं याद आएगा तो कोई बात नहीं, आप खुद भी याद कर लेंगे। यहाँ पर वो क्या है वो मैं आपको बता दूं। जैसे तंदूर की बात करते हैं, तंदूर में कुछ बनाने के लिए हमको थोड़ा तेल लगाना पड़ता है ना, तंदूर में कुछ बनाने के लिए हमें तेल लगाना पड़ता है ना। तो तंदूर कहाँ पर है, तेलंगाना में है, ठीक है, तेलंगाना में, याद रखिएगा तेल लगाने। तो बी का थर्ड, ठीक है, बी का थर्ड हम देखें 2 जगह दिया गया है, मेरी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हुई, मतलब मुझे आंसर नहीं मिला है अभी तक, तो मैं इसको और इसको तुरंत एलिमिनेट कर देती हूँ, ठीक है। इसमें एक और है वरोरा, वरोरा कहां पर है, महाराष्ट्र में है, ठीक है, वरोरा, वरोरा कहां पर है, महाराष्ट्र में है, W और M, तो वरोरा महाराष्ट्र में। सी का फोर्थ देखो, अब मुझे आंसर मिल गया। अगर मुझे वरोरा ही पता होता कि वो महाराष्ट्र में है तब भी मैं सीधे करेक्ट आंसर पे आ जाती, क्योंकि देखिए सी का जैसे फोर्थ बताती मैं सी ऑप्शन पे मार्क कर देती, तो अभी तो सी ऑप्शन मिल गया। अब देखिए हम यहाँ पर रंजीत वैली की अगर हम बात करेंगे तो सिक्किम में है, और हमारे जो लाल हैं, ठीक है, जो हमारे लाल हैं, कौन लाल है, महेंद्र सिंह धोनी, वो कहाँ के हैं, झारखंड के हैं। तो लाल मटिया ये झारखंड में, डी का फर्स्ट भी मुझे अगर पता होता तब भी मैं सीधे आंसर पे आ जाती। तो थोड़ा सा याद कर लीजिएगा, लाल माटी झारखंड, ठीक है, लाल माटी झारखंड, ठीक है, थोड़ा याद कर लेना, लाल माटी धोनी ऐसे इमेजिन कर लेना, लाल माटी लगाया है झारखंड में है, कभी नहीं भूलेगा। लाल मटिया जैसे देखोगे तुरंत झारखंड याद आ जाएगा, लाल मटिया से अगर धोनी को याद रखोगे तो, भले ऐसे लाल मटिया झारखंड याद रखो, नहीं याद रहेगा, पेपर में भूल जाएगा, अरे यार बिहार था कि झारखंड था कि उड़ीसा था, नहीं, लेकिन अगर लाल मटिया करके धोनी याद रखोगे तो तुरंत झारखंड टिक लगा के आओगे। इसी तरीके से जो मैंने आपको बताया तेल, ठीक है, तेल यहाँ पे है ना आपका, यहाँ पर देखिए तंदूर में हम तेल लगाते हैं, तो तंदूर की जब भी बात करेंगे तो तेल याद आएगा, तेलंगाना लगा देना। वरोरा महाराष्ट्र हो गया, फिर ये रंजीत वैली आपका सिक्किम हो गया, याद कर लेना। चल, तो सी आपका सही उत्तर हो गया।
ऐसे भी याद कर सकते हो, रंजीत सिख हो गया, रंजीत सिख हो गया। लाल मटिया धोनी है तो झारखंड हो गया। तेल, ठीक है, किस पे है, तंदूरी पे है तो आपका वो हो गया, तेलंगाना हो गया। चलिए अगला हम देखते हैं यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 के साथ हमें सुमेलित करना है। एक तरफ आपको माइनिंग एरियाज दिए गए हैं, दूसरी तरफ आपको मिनरल दिए गए हैं। बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे जावर दिया है, जादूगुड़ा दिया है, तलचेर दिया है, गुरु महिसानी दिया है। अब गुरु महिसानी जो हमारे गुरु होते हैं ना, वो बहुत कठोर होते हैं, वो एकदम आयरन की तरह होते हैं, ठीक है, आयरन की तरह। तो गुरु महिसानी में आयरन मिलता है, तो ए का थर्ड हो जाएगा। ए का थर्ड जरा देखते हैं, ए का थर्ड कहां पे दिया गया है, यहां भी दिया गया है, यहां भी दिया गया है। मतलब अभी भी 50% मेरे पास प्रॉब्लम बची हुई है, मुझे अभी सॉल्व करना है, ठीक है। अब जादू गुड़ा, अब जादू जहां पर है तो वहां पर हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की ही बात करेंगे। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में जादू होता है यार, सोचो, न्यूक्लियर फ्यूजन सब एटॉमिक बम से हो गया, फिर उसके बाद आप कह सकते हो न्यूक्लियर बम, ठीक है। तो ये क्या है, न्यूक्लियर फ्यूजन हाइड्रोजन हो गया। तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की हम बात करेंगे, तो यहां पर सी का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। गुरु आयरन होते हैं, ठीक है, और जादू यूरेनियम, तो सी का सेकंड हम देखें। वेरी गुड, मेरा काम बन गया, ठीक है, मुझे आंसर मिल गया, सी आपका सही उत्तर है। और देख लेते हैं हम, यहां पर ये हो गया। तालचेर की अगर हम बात करेंगे तो यहां पर आयरन, कोल हो गया। और जावर की हम बात करेंगे, ये तो बहुत बार पूछा गया है, ठीक है, जावर तो कई बार पूछा गया, जिंक याद रखिएगा। तो आपका सी सही उत्तर है, ठीक है। अब यहां पर मैंने रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की बात कर दी, यूरेनियम की बात कर दी, तो मेरा कर्तव्य बनता है कि कुछ चीजें मैं आपको बता दूं। देखिए सन की जब भी हम बात करेंगे, सन में क्या है, न्यूक्लियर फ्यूजन है, ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूजन, यहां पर हम फ्यूज कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं। और जब हम न्यूक्लियर बम की बात करते हैं तो वहां पर क्या है, न्यूक्लियर बम में न्यूक्लियर फिजन, ठीक है, ये याद रखिएगा। हाइड्रोजन बम की बात करेंगे तो वो ज्यादा खतरनाक क्यों होता है, क्योंकि उसमें भी न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। ये चीज क्लियर हो गई, यहां पर ये चीज क्लियर हो गई ना, तो यहां पर आंसर आपका सी था। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। तो देख लीजिए, तालचेर में कोयला, जादूगुड़ा में यूरेनियम, जावर में जस्ता, गुरु महिसानी में लौ अयस्क। ये देखिए निम्नलिखित में कौन सा सही है, ये वर्ल्ड का क्वेश्चन है, आयरन और प्रोड्यूसिंग कंट्रीज से रिलेटेड। तो कजाकिस्तान में उत्पादन क्षेत्र जो है, आयरन प्रोड्यूसिंग कंट्री है, वो करागांडा है, ठीक है। यूक्रेन में क्रीवाय है, फिर जर्मनी में नॉर्मंडी है, फिर फ्रांस में पायरेनीज है। तो बताइए आपका कौन सा सही सुमेलित नहीं है बोला गया है, सही सुमेलित नहीं है। तो फ्रांस में पेरिनीज है, ठीक है, एकदम सही है। कजाकिस्तान करागांडा सही है। यूक्रेन किरियोव सही है, ठीक है। जर्मनी में नॉर्मांडी नहीं है, ये नॉर्मांडी जो है वो कहां पे है, फ्रांस में है। तो पेरिनीज और नॉर्मांडी दोनों कहां पर है, फ्रांस में है, डी, ठीक है। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी आपका सही उत्तर होगा। यहां पर एक बार मैं आपको व्याख्या में दिखा दूं, यहां पर देखिए, फ्रांस में ही दोनों है, नॉर्मांडी और पेरिनीज। कैसे याद रखेंगे, फ्रांस में एक प्यारी सी, ठीक है, प्यारी सी लड़की या लड़के को आपने बोला, अपने दिल की बात बताई, उसने नॉर्मांडी, उसने वो नहीं मानी, नॉर्मांडी, प्यारी सी नॉर्मांडी, ठीक है। तो याद रखिए, तो पेरिनीज और नॉर्मांडी कहां पर है, फ्रांस में है। कहां पर दिल की बात बताई, फ्रांस में नॉर्मांडी और पेरिनीज है, तो ये याद रखिएगा। चलिए यहाँ पे कजाकिस्तान कारागांडा और यूक्रेन क्रिवॉय, ये आपको याद रहेगा। अगला प्रश्न, जैसे मैं आपको बता रही हूं आपको नहीं भूलेगा, वैसे बताओ भूलेगा। अब ये बता दो क्या है, आप जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं वो क्या है, शी हैज मैन इन आईबी, क्या है ये बताओ, महानदी की ट्रिब्यूटरीज हैं,
ये क्या है? टेल है। टेल पे क्या है? जोंक है। तो जोंक ऑन टेल, ये किसकी ट्रिब्यूटरीज है? महानदी की ट्रिब्यूटरीज है। याद है ना आप लोगों को? ऐसे ही मैंने आपको बताया था। आपको याद क्या रखना है? आपको याद रखना है तारीख। तारीख, ये कौन सी कंट्रीज हैं? ये वो कंट्रीज हैं जो कैस्पियन सी को आपके सराउंड कर रही हैं। याद है ना? कैस्पियन सी को सराउंड कर रही हैं आपके। इसी तरीके से आपको याद रखना है सब। और मैंने आपको क्या बताया था? PWIMS। तो P से ये किसकी ट्रिब्यूटरीज हैं आपकी? ये गोदावरी की है, पेनगंगा, ठीक है, प्राणहिता, वेनगंगा, वर्धा, इंद्रावती, ठीक है। फिर उसके बाद मंजरा लिखा रहता है, सिलेरू, सबरी, ये सब किसकी है? तो ये ट्रिक्स मैंने आपको क्लास में बताई हैं। अगर आप याद रखेंगे तो आपको याद रहेगा। अब आप बताओ, नॉर्मांडी और पायरिनीज, प्यारी नॉर्मांडी कहां पर? फ्रांस में। हमेशा याद रहेगा ना? याद रहेगा। तेल कहां पर है? तेल तेलंगाना में क्या है बताओ? तंदूरी। तो याद रहेगा इस तरीके से, ठीक है। और मैंने क्या बताया था? लाल मिट्टी कहां पर? झारखंड। आपको ध्वनि से याद रखना है। तो इस तरीके से अगर आप याद रखेंगे तो आपको याद रहेगा जो चीज मैं आपको बतानी। चलिए अब यहां पर जल्दी से इसको देख लेते हैं, बहुत से स्टूडेंट सॉल्व भी कर लिए होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच? ये तो बहुत ही आसान प्रश्न है, भले आपको कंफ्यूज करने के लिए सब कंट्रीज का नाम दे दिए और इंडस्ट्रियल एरिया दे दिए। यहाँ पर जब भी हम रूर औद्योगिक प्रदेश की बात करते हैं, हम जर्मनी की बात करते हैं, और यही आपका सही उत्तर भी यहाँ पर है। ये तो कई बार परीक्षा में पूछा गया है। अब देखो, लॉरेन औद्योगिक प्रदेश, ठीक है, यहाँ पर ब्रिस्टल औद्योगिक प्रदेश और सेक्सोनी औद्योगिक प्रदेश की अगर हम बात करें तो जो सेक्सोनी औद्योगिक प्रदेश है ये भी कहां पर है? जर्मनी में है। कहां पर है? याद रखेंगे आप, जर्मनी में है, ठीक है। फिर उसके बाद ब्रिस्टल इंडस्ट्रियल रीजन की अगर हम बात करेंगे तो ये कहां पर है? ये यूनाइटेड किंगडम में है, याद रखिएगा। तो यहां पर ये चीज हो गई। तो चलिए, आपको सही उत्तर बी बताया है, हम एक बार देख लेते हैं। बी आपका सही उत्तर है। देखिए रूर कहां पर है? एक मिनट क्लास, हाँ, रूर कहां पर है? जर्मनी में है, ठीक है, अभी हमने डिस्कस किया। उसके बाद हमने लॉरेन की कहां पर है? ये फ्रांस में है। अब देखिए फ्रांस में लॉरेन भी आ गया है, तो लॉरेन भी आपको याद रखना होगा। फिर उसके बाद ब्रिस्टल की बात की हमने, बी से ब्रिस्टल यूनाइटेड किंगडम में, कुछ ब्रिटेन से रिलेटेड दिख रहा है तो यूके लगा सकते हो। फिर सेक्सोनी की बात करेंगे जब हम, तो ये जर्मनी में है। इतनी चीज क्लियर हो गई होगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहां पर आपको रिवर्स दिए गए हैं और सिटी का नाम दिया गया है, तो आपको मैच करना है। तो चलिए बताइए, सत अल अरब, पराग्वे, नाइजर और डेन्यूब। डेन्यूब तो वेना में है, ठीक है, डेन्यूब नदी वेना में बहती है। तो डी का फर्स्ट एक ही जगह दिया गया। मेरा काम तो बहुत आसान कर दिया तब तो मुझे तो तुरंत डेन्यूब देखा तो वेना मैंने लगा दिया। लेकिन और को देख लेते हैं हम। जब बात करेंगे सत अल अरब की, तो ये आपका बसरा, ठीक है, बसरा में सत अल अरब नदी बहती है, ठीक है। उसके बाद जब हम एसेंसियन की बात करेंगे तो वहां पैराग्वे, और फिर नाइजर की बात करेंगे तो नियामी। तो यहां पर आपका सही उत्तर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया द शेड्यूल्ड कास्ट पॉपुलेशन इज 0 एज पर सेंसस 2011, ठीक है। अनुसूचित जाति की जनसंख्या शून्य कहां पर है बताइए? केरल में, नागालैंड में, सिक्किम में या फिर असम में? तो ए बी सी डी में से आपका सही उत्तर क्या होगा? तो यहां पर आपका सही उत्तर जो है, अनुसूचित जाति की संख्या 0 आपकी है नागालैंड में, बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न, यहां पर आपको क्या करना है? जनजाति दी गई है और राज्य दिए गए हैं, ठीक है। तो केरिया, कुकी, यान्दी और पालियान। चलिए तो देखें हम 1 2 3 4, अगर आपने पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस को देखा होगा तो कुकी तो कई बार परीक्षा में पूछा गया है, ठीक है। तो कुकी कहां पर है? कुकी मणिपुर की तरफ है, ठीक है, ना कि उत्तर प्रदेश के। तो यहां पर हम 2 को हटाते हैं, 2 को हम हटाएंगे तो ये मिलेगा। अब इन दोनों में से हमें ढूंढना है कि सही उत्तर क्या है।
यहां से हमें एक चीज तो पता चल गई है कि जो चौथा है वो हमारा बिल्कुल सही है, मतलब पलियान जो है वो तमिलनाडु में ही है, पलियान तमिलनाडु में है, ये चीज कंफर्म है। अब यहाँ पे हमको केरिया देखना है और यान्दी देखना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपका केरिया जो है वो उड़ीसा में है, ये सही है। यान्दी जो है वो राजस्थान में नहीं है। सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, 1 और 4 हो जाएगा। देखिए क्लास, इस तरीके से आप चीजों को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए केरिया जो है, केरिया या केरिया, ये उड़ीसा, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड इधर के रीजन्स में है। कुकी की बात करेंगे तो मैंने आपको बता दिया मणिपुर, मेघालय, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में है। यान्दी की बात करेंगे तो ये आंध्र प्रदेश के रीजन में है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना रीजन में यान्दी है। और पालियान की बात करेंगे हम तो तमिलनाडु रीजन में। तो ये आपका सही है, ठीक है। इसको आप जरूर याद कर लीजिएगा। अभी ये नादी, यान्दी और पालियान नया पूछा गया है। देखिए ट्राइब्स बहुत हैं भारत में, तो सारे ट्राइब्स आप नहीं याद कर सकते हैं, ये मैं जानती हूँ, ये एग्जामिनर भी जानता है। लेकिन जो आपके परीक्षा में पूछे गए ट्राइब्स हैं, जनजाति हैं, उनको आप याद कर सकते हैं और आपको याद करना भी है, क्योंकि अगर उनमें से एक भी आपका सुमेलित में फंसेगा तो आप सीधे आंसर पे आ सकते हैं, ठीक है। इसीलिए जो पास्ट ईयर का क्वेश्चन है वो आपको लगा के जाना है। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया, पालियान याद रखिएगा तमिलनाडु में है, यान्दी कहां पर है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो चलिए बताइए, टोडा तमिलनाडु में है, कई बार पूछा है, सही है, ठीक है। खस की बात करेंगे तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश दिया गया है, अंगामी दिया गया है नागालैंड, और बिरहोर दिया गया है झारखंड। तो ठीक है, बिरहोर जो है बिहार झारखंड में है, सही है। अंगामी जो है वो आपका नागालैंड में है, ये भी सही है। लेकिन खस जो है वो अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, ठीक है। सी आपका सही उत्तर होगा। यहाँ पर देख लेते हैं हम। खस की बात अगर हम करेंगे तो ये उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की जनजाति है, ना कि अरुणाचल प्रदेश की। क्लियर रहेगा ना क्लास। तो यहाँ पर अब आपको कौन कौन सी जनजाति अभी याद कर लेनी है, एक आपको मैं एक बार रिवाइज करा दूं। सबसे पहले आपको यहाँ पर पता रहेगा, टी से टोडा, टी से तमिलनाडु, ठीक है, याद रहेगा। खस की बात करेंगे तो यहाँ पर आपका उत्तराखंड हो गया और हिमाचल प्रदेश हो गया, खस, ठीक है। फिर बिरहोर की बात करेंगे तो इधर बिहार झारखंड रीजन हो गया, ठीक है। अनगामीज की बात हम करेंगे तो नागालैंड हो गया, ये चीज आपको याद रहेगी। इसी तरीके से हम आगे वाला एक बार देख लेते हैं ताकि एक बार आपका रिवीजन हो जाए। यहाँ पर आप देखिए, पालियान की बात करेंगे तो तमिलनाडु, अभी हमने पालियान की बात की और टोडा की बात की, दोनों याद रखिएगा कहां पर है, तमिलनाडु में है, ठीक है। यान नदी की बात अगर हम करेंगे तो आंध्र प्रदेश, यान नदी आंध्र प्रदेश, ठीक है। कुकी की बात करेंगे तो ये आपके नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हो गया, मणिपुर, मेघालय, ये सब। फिर केरिया या खरिया की हम बात करेंगे तो ये उड़ीसा वाला रीजन हो गया, उड़ीसा, बिहार, छत्तीसगढ़, ये। चलिए अब अगला प्रश्न देखें हम। यहां पर देखिए क्या दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग ओशियन करंट इज एसोसिएटेड विद इंडियन ओशियन। इंडियन ओशियन से रिलेटेड कौन सा है, तो फ्लोरिडा दिया है, कनारी दिया है, अगुलास दिया है, और यहाँ पर क्यूली दिया है, क्यूराइल दिया है। तो यहाँ पर ए बी सी डी में से आपका सही उत्तर क्या होगा। मैंने आपको बताया था ओशियन करंट से रिलेटेड प्रश्न ये भी पूछता है कि कौन सा इंडियन ओशियन से रिलेटेड है, कौन सा पैसिफिक ओशियन से रिलेटेड है, या फिर पूछ लेता है कौन सा हॉट करंट है, कौन सा कोल्ड करंट है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो अगुलस जो है वो इंडियन ओशियन में है, ठीक है। अभी मैप में हम देख लेते हैं, सी आपका सही उत्तर है यहाँ पर। अब देखिए मैप में एक बार आप, यहाँ पर ये कौन सा है, ये इंडियन ओशियन वाला रीजन है, और इधर आपको क्या दिख रहा है, अगुलस, जो कि आपकी परीक्षा में पूछा गया था, ये हॉट करंट है। मैंने परीक्षा में आपको बताया था, परीक्षा में नहीं अभी क्लास में बताया था कि आप याद रखेंगे कोल्ड करंट, कैलिफोर्निया इधर है, पेरू इधर है, जिसको कि हम्बोल्ट भी कहते हैं, वेनेजुएला इधर है, ठीक है, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया इधर है, याद रखिएगा। इधर लेब्राडोर है, इधर कैनारी है, आपको याद होना चाहिए ये सब चीजें, परीक्षा में पूछा जाता है। अब हम इसको देखते हैं, एक और प्रश्न देखते हैं आप लोग लगा पाते हैं कि नहीं। अब यहाँ पर इस प्रश्न को देखिए क्या बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कोल्ड करंट। तो अभी तो ये तो तुरंत आप बता देंगे, हमने हम्बोल्ट देखा, हमने कनारीज देखा और ओयासियो देखा जो कि जापान की तरफ था, ये सब आपके कोल्ड करंट थे। लेकिन अगुलस जो कि इंडियन ओशियन का करंट है वो कोल्ड करंट नहीं, वो हॉट करंट है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए आप लोग कितने आसानी से प्रश्न को कर ले रहे हैं, ये परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है।
एक और प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? तो चलिए बताइए। ओशियन सैलिनिटी इज मैक्सिमम एट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न। इफ द सन, the earth and the moon are in a straight line, then this situation is a situation of small tide. Benguela current is a cold current of Pacific Ocean. ठीक है, tide comes on the earth every day after exactly 12 hours 30 minutes. तो यहां पर आप बताइए सही उत्तर क्या होगा। एक बार आपको करंट वाला देखना है तो आप इधर से देख लीजिए, मैं आपको एक बार और मैप दिखा दूं ताकि आपको याद हो जाए। ये देखिए यहां पर, देखिए यहां पर अगुलस मैंने आपको बताया था, ठीक है। यहां देखिए लेब्राडोर था, यहाँ पे कैनारी था, और इधर आपको कौन सा दिख रहा है? बेंगुला दिख रहा है, जो कि कोल्ड करंट है, ठीक है। बेंगुला किसका कोल्ड करंट है बताइए? अटलांटिक ओशियन का, ठीक है। क्लियर ना क्लास? और अगुलस की वो इंडियन ओशियन का, याद रखिएगा। चलिए अब आगे बढ़िए। यहीं पर 2-3 करंट तो आपको याद हो ही गया होगा। अब यहां पर ध्यान से देखिएगा आप लोग, देखिए अब यहां पे क्या दिया गया है? बेंगुला करंट इज अ कोल्ड करंट ऑफ पैसिफिक ओशन। तो बेंगुला करंट जो है वो कोल्ड करंट तो है, लेकिन पैसिफिक ओशन का नहीं, किसका? अटलांटिक ओशन का। तो ये आपका गलत हो गया, ठीक है। अगर सन, अर्थ और मून एक ही लाइन में हो, सन, अर्थ और मून, तो उस समय स्मॉल टाइड नहीं, उस समय हाई टाइड आता है। ये भी गलत है, यहां पर हाई टाइड होना चाहिए, ये भी गलत है, ठीक है। फिर देखिए, टाइड कम्स ऑन द अर्थ एवरी डे आफ्टर 12 आवर 30 मिनट्स, नहीं 12 आवर 26 मिनट्स, ठीक है। और सेलिनिटी जो होती है वो सबसे ज्यादा मैक्सिमम होती है एट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये आपका सही है। तो यहां पर कौन सा ट्रू है? खाली ए जो है वो आपका ट्रू है, ठीक है, और सब आपका गलत है, ठीक है। यहां पर देख लीजिए, पृथ्वी पर प्रतिदिन लगभग 12 घंटे 26 मिनट पर ज्वार भाटा आता है, ठीक है, ज्वार आता है, ये चीज याद रखिएगा। चलिए अब इस प्रश्न को हम देखते हैं, यहां पर ध्यान से देखिएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्य लोकगीत, उत्तर प्रदेश के मुख्य लोकगीत कौन से हैं? देखिए, दारुण, अवधि, ब्रज, फिर उसके बाद करुणा, भक्ति, सायरा, ध्रुपद, ब्राज, करुणा, बिरहा, चैती, ढोला। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या होगा? बिरहा, चैती, ढोला उत्तर प्रदेश के मुख्य लोकगीत हैं। डी सही उत्तर है। यहां पर हम देख लेते हैं, यहां पर देखिए क्लास, चैती पूर्वांचल क्षेत्र में गाया जाता है। यहां पर इसको जरूर देखिएगा, परीक्षा में सुमेलित करने को दिया जा सकता है। चैती जो है वो पूर्वांचल क्षेत्र में गाया जाता है, ढोला आगरा में, ठीक है। कजरी, झूमर की अगर हम बात करेंगे तो ये भी पूर्वांचल में। यहां पर देखिए, फिर झूला, लंगूरिया, होरी, फाग, ये सब ब्रज क्षेत्र में। नकटा, संस्कार गीत जो है वो अवध क्षेत्र में प्रचलित हैं, ये याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखें, विच आर द मेन फोक डांस ऑफ उत्तर प्रदेश? तो फोक डांस बताइए उत्तर प्रदेश का कौन सा है? यहाँ पे बिहू, घूमर और गरबा दिया है। अब बताओ, गरबा और घूमर, गरबा तो उधर खेला जाता है ना गुजरात साइड में, तो ये तो नहीं होगा, घूमर भी नहीं होगा, राजस्थान घूमर, ठीक है। फिर चरकुला, कर्मा और पांडव। फिर दिया गया है आपका रावनाच, भांगड़ा तो पंजाब साइड में होता है। फिर लावड़ी, ये महाराष्ट्र साइड में होता है। फिर कथकली। तो सब में से तो एक एक हट गया, तो आपके पास उत्तर क्या बचा? चरकुला, कर्मा और पांडव, ठीक है। बी जो है वो आपका सही उत्तर है, याद रखिएगा। अब हम लोग देख लेते हैं आंसर को भी एक बार, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस भी कर लेते हैं। बी जो है वो सही उत्तर है। देखिए, चरकुला ब्रज क्षेत्र में, ठीक है, कर्मा सोनभद्र मिर्जापुर, रास ब्रज क्षेत्र में, जोगिनी अवध में, नटवरी पूर्वांचल क्षेत्र में, कार्तिक बुंदेलखंड में, राई नृत्य बुंदेलखंड, पाई डंडा बुंदेलखंड और पांडव उत्तराखंड, जो कि अब तो उत्तराखंड अलग हो गया है, लेकिन उत्तराखंड में मतलब बॉर्डर में ये डांस परफॉर्म किया जाता है। तो ये भी चीज याद रखेंगे आप, ठीक है क्लास। The Trade Facilitation Center and the Craft Museum is established in the district of उत्तर प्रदेश। कहां पर बताइए, चलिए कहां पर स्टैब्लिश है? तो यहां पर आपको बताना, व्यापार सुविधा केंद्र एवं क्राफ्ट म्यूजियम की स्थापना कहां पर की गई है? क्राफ्ट म्यूजियम की बात यहां पर की गई है। प्रयागराज में नहीं, अयोध्या में नहीं, अमेठी में नहीं, कहां पर? वाराणसी में, ठीक है, याद रखिएगा। बी आपका सही उत्तर है। अगला देखते हैं,
इफ्को यूरिया कारखाना उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में किस स्थान पर है? तो बताइए, ऊंचाहार में, आंवला में, जमशेदपुर में या फिर जगदीशपुर में? तो ए बी सी डी में से आपका सही उत्तर क्या है? तो ये आंवला में है। ठीक है, बी जो है वो सही उत्तर है। अगला देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच अंडर द हाईएस्ट क्रॉप कल्टिवेटेड एरिया ऑफ उत्तर प्रदेश? तो मस्टर्ड आगरा दिया है, पोटैटो फर्रुखाबाद दिया है, मेज बनारस दिया है और तिल हमीरपुर दिया है। तो देखिए क्लास, तिल जो है वो हमीरपुर में एकदम सही है, पोटैटो फर्रुखाबाद सही है, मस्टर्ड अगर हम बात करें तो आगरा सही है, लेकिन यहाँ पर मक्का जो है वो बनारस की तरफ नहीं, कानपुर की तरफ ज्यादा उगता है। ठीक है, तो सी आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, लेदर टेक्नोलॉजी पार्क कहां पे सिचुएटेड है? लेदर टेक्नोलॉजी पार्क बताइए, आगरा में, कानपुर में, उन्नाव में, नोएडा में? ए बी सी डी में से सही उत्तर क्या होगा आपका? तो ये उन्नाव में है लेदर टेक्नोलॉजी पार्क, सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न, When was the State Higher Education Council established in उत्तर प्रदेश? उत्तर प्रदेश में हायर एजुकेशन काउंसिल, स्टेट हायर एजुकेशन काउंसिल कब स्टैब्लिश हुई थी? 1990 में, 2000 में, 2005 में या फिर 1995 में? तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या है? 1995 में, भी जो है वो सही उत्तर है। ये सब कुछ डायरेक्ट प्रश्न है क्लास, यहां पर कुछ व्याख्या देने की आवश्यकता नहीं है आपको। ठीक है, तो चलिए क्लास, अब आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। जरूर बताइएगा क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में मुझे, और आगे हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस को आप बढ़ाएंगे धीमे धीमे, जैसे जैसे आपकी परीक्षा करीब आएगी। हम ये कोशिश करेंगे कि ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस हम डिस्कस करें, ज्यादा ये डिस्कस करें कि किस तरीके के प्रश्न आपके परीक्षा में अब पूछे जाते हैं और किस तरीके के प्रश्न आपकी परीक्षा में बन सकते हैं अभी। ठीक है, तो देखिए फिर मैं एक चीज क्लियर कर दूं क्लास, कि हम बस प्रिडिक्ट कर सकते हैं चीजों को, पुराने पेपर्स को देख के एनालाइज करके हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं। पेपर ना मैंने बनाया है, ना कोई और टीचर जो आपको पढ़ा रही है उन्होंने बनाया है, पेपर हम लोग द्वारा नहीं बनाया गया है। तो अगर मैं ये कह दूं आपसे कि मेरे पढ़ाए गए प्रश्नों में से ही प्रश्न फंसेंगे तो वो गलत है। हाँ, फंस सकते हैं। ठीक है, हम पूरी कोशिश करते हैं कि यहाँ से आपके प्रश्न आपको लाभ हो। ठीक है, प्रश्न आए इसकी हम कोशिश करते हैं, इसीलिए सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम बताते भी चलते हैं ओरली, ताकि मैक्सिमम रिवीजन हो सके इस क्लास में आपका। लेकिन पढ़ना आपको पड़ेगा, तो आप पढ़िए खूब अच्छे से, बिल्कुल भी परेशान मत होइए। मुझे पता है जैसे जैसे परीक्षा पास आएगी घबराहट होगी, लेकिन सारे स्टूडेंट्स को घबराहट होती है। जो टॉप भी करता है परीक्षा में, अगर आप उससे पूछेंगे कि प्रीलिम्स के पहले घबराहट हो रही थी, तो वो आपसे कहेगा हाँ घबराहट हो रही थी। तो सबके साथ यही होता है, तो बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। बस हाँ, लगन के साथ पढ़िए, अपना कर्म करिए, ईश्वर के आशीर्वाद से, माँ बाप के आशीर्वाद से। ठीक है, और आपके खुद के प्रयासों से आप जरूर सफल होंगे। तो आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे मिलूंगी। धन्यवाद, तब तक आप लोग अपने स्वास्थ्य का ध्यान दीजिए, परीक्षा पास आ रही है, और खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए। थैंक यू क्लास।